पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने रीति काल पर बात की थी। एक तरह से कायदे से अगर देखा जाए तो पूरे रीति काल को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बिना काव्य शास्त्रीय ज्ञान के एक पाठक के लिए रीति काल को पढ़ना संभव नहीं है। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा काव्य शास्त्र के बारे में जानने का प्रयास करें कि काव्य शास्त्र क्या है, फिर अलंकार क्या है, या फिर रीतियाँ कितनी हैं, शब्द शक्ति कितने हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम अपनी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि रीति काल के लिहाज से या रीति काल को समझने के लिए इनकी बहुत आवश्यकता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि काव्य शास्त्र है क्या, किसे कहते हैं हम काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र हम उसे कह सकते हैं कि एक तरह से यह देखा जाए कि काव्य शास्त्र को समझने या रचने का आधार प्रस्तुत करने वाला शास्त्र ही काव्य शास्त्र कहलाता है। मतलब वह शास्त्र जो काव्यांगों का विवेचन करता है वह काव्य शास्त्र है। काव्यांग का अर्थ क्या है? काव्यांग का अर्थ है काव्य रूपी शरीर के अंग। ये अंग हैं काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस, काव्य गुण, काव्य रीति, अलंकार, छंद आदि। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि काव्य हेतु क्या है। तो काव्य हेतु उसे कहा गया है कि जिन कारणों से कविता पैदा होती है उसे हम काव्य हेतु कहते हैं। कारण, काव्य हेतु के जो कारण हैं वो 3 हैं, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। शक्ति का यहाँ पर तात्पर्य जो है प्रतिभा से है। काव्य प्रतिभा एक भिन्न और विशिष्ट ढंग की प्रतिभा है। अनुभूतियाँ सभी के पास होती हैं, लेकिन सब कोई कवि नहीं हो पाता। काव्य प्रतिभा के धनी ही कवि बनते हैं। इसलिए काव्य प्रतिभा 2 तरह की मानी गई है। पहली भावित्री प्रतिभा और दूसरी कार्यित्री प्रतिभा। भावित्री प्रतिभा भावों का संचयन करती है। भावित्री प्रतिभा भावों का संचयन करती है और कार्यित्री प्रतिभा उन भावों को अभिव्यक्त करती है। तो ये हमने मतलब प्रतिभा के बारे में जाना कि कार्यित्री प्रतिभा क्या करती है कि एक तरीके से उन भावों को अभिव्यक्त करती है और भावित्री प्रतिभा भावों का संचयन करती है। दूसरा व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान जो है वह 2 तरह का होता है, एक लौकिक ज्ञान और दूसरा शास्त्रीय ज्ञान। अब लौकिक ज्ञान क्या है? जो ज्ञान समाज में रहते हुए इकट्ठा किया जाता है उसे हम लौकिक ज्ञान कहेंगे, और जो ज्ञान शास्त्र पढ़कर पुस्तकीय ज्ञान पढ़ करके हासिल किया जाता है वह शास्त्रीय ज्ञान है। अभ्यास क्या है? अभ्यास का अर्थ है काव्य लेखन का निरंतर प्रयास। आचार्यों ने कहा है कि प्रतिभा धोखा दे सकती है लेकिन अभ्यास नहीं। जैसे राजशेखर वगैरह ने जो है अभ्यास को बहुत महत्व दिया है। मम्मट आदि जो है मम्मट, आनंदवर्धन, ये सब जो है प्रतिभा की बात करते हैं। दूसरा है काव्य का प्रयोजन, कि कोई भी जब हम रचना करते हैं, कोई भी कविता लिखते हैं तो उसका प्रयोजन क्या होता है, अर्थात कविता लिखने के पीछे या कोई रचना करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है। तो काव्य प्रयोजन कुछ काव्य प्रयोजन माने गए हैं। जैसे कविता लिखने के पीछे एक प्रयोजन यह माना गया है यश की प्राप्ति, दूसरा है अर्थ की प्राप्ति, कुछ लोग अमंगल क्षति को भी मानते हैं काव्य का प्रयोजन, अलौकिक आनंद की प्राप्ति, सरस मधुर उपदेश की प्राप्ति के निमित्त एक तरीके से ये जो है ये काव्य प्रयोजन है। दूसरा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या होता है? शब्द शक्ति के बारे में हमने बताया था कि शब्द शक्ति 3 तरह की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो सबसे पहले हम लोग शब्द शक्ति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। शब्द शक्ति, जिस साधन के जरिए शब्द का अर्थ पाया जाता है उसे हम शब्द शक्ति कहेंगे। शब्दों से अर्थ निकाल लेने की प्रक्रिया को ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द को ही बोधक कहते हैं, मतलब शब्द ही जो है बोध कराता है किसी चीज़ का, और अर्थ को बोध्य, शब्द को वाचक एवं अर्थ को वाच्य कहते हैं। तो दोनों के बीच के संबंध को
बुद्धिबोधक संबंध या वाच्यवाचक संबंध हम लोग कहते हैं। तो शब्द शक्तियाँ कितनी हैं? शब्द शक्तियाँ 3 मानी गई है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ लिया जाता है उसे हम अभिधा कहते हैं, और अभिधा से प्राप्त होने वाला जो अर्थ है उसे हम अभिधेयार्थ कहते हैं। जब तो ये है अभिधा। जब मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है तब जिस शक्ति से उससे संबद्ध किसी अन्य अर्थ का बोध होता है वह लक्षणा शक्ति कहलाती है। लक्षणा से प्राप्त होने वाला जो अर्थ है उसे हम लक्ष्यार्थ कहते हैं। जैसे बैल का अर्थ जो है, मतलब अगर हम ये बोलें कि मोहन जो है बैल है, तो बैल का अर्थ क्या है वहाँ पर? मूर्खता। लक्षणा जो है वो दो प्रकार से होती है, एक रूढ़ि लक्षणा और दूसरा प्रयोजन लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा है वो क्या है? उसमें अर्थ का कोई बुनियादी निश्चित कारण नहीं होता, लेकिन शब्द एक निम्न अर्थ में प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे 9 2 11 हो गया, या फिर वह आग बबूला हो गया। तो ये जो है एक प्रकार से लक्षणा के कुछ उदाहरण हैं। तीसरी जो शक्ति है वो है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द जब अभिधा और लक्षणा दोनों शक्तियों से कोई अर्थ ना निकले, अर्थात अभिधा और लक्षणा जहाँ एक तरीके से विराम ले लेते हैं, तब जिस शक्ति से अर्थ निकलता है उसे हम व्यंजना शक्ति के नाम से जानते हैं। व्यंजना शक्ति जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक शाब्दिक व्यंजना और दूसरा अर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना अनेकार्थक शब्दों पर भी टिकी होती है, और अर्थी व्यंजना क्या है? वो एकार्थक शब्दों पर टिकी होती है। जैसे शाब्दिक व्यंजना का एक हम उदाहरण देखते हैं कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो यहाँ पर वृष भानुजा जो है एक तो उसका 2 अर्थ निकल रहा है, एक वृष भानु और प्लस जा, एक वृष भानु जोड़ जा और एक वृषभ जोड़ अनुजा। तो और हलधर के वीर का एक अर्थ जो है साढ़ है, और वीर का एक अर्थ जो है भाई है। तो ये एक तरह से शाब्दिक व्यंजना का उदाहरण है, क्योंकि शाब्दिक व्यंजना जो है अनेक शब्दों के अर्थ पर टिकी हुई है। वृष भानु प्लस वृष भानु जोड़ जा और वृषभ जोड़ अनुजा, ठीक है। और वीर, हलधर के वीर मतलब एक तो उसका अर्थ हुआ साढ़ और दूसरा हुआ भाई, ठीक है। तो जो अनेकार्थक शब्दों पर टिकी हुई होगी वह शाब्दिक व्यंजना कहलाएगी, और आर्थी व्यंजना जो एक अर्थ पर टिकी हुई होगी। तो आर्थी व्यंजना का जो उदाहरण है, सुनी स्नेहमय मंजुल वाणी सकुचय सिय मन मुह मुस्कानी, ये एक तरीके से सीता के लिए कहा गया है। तो ये आर्थी व्यंजना का ये उदाहरण है, ठीक है, जिसका आर्थी व्यंजना जो एकार्थक शब्द पर ही निर्भर करती है उसका अर्थ, और शाब्दिक व्यंजना अनेकार्थक शब्दों पर टिकी हुई होती है। आगे हम लोग थोड़ा सा रस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि रस क्या होता है। रस का एक अर्थ जो है आनंद माना गया है, और एक तरीके से यह कहा जाता है कि कविता पढ़ने से, नाटक देखने से जो आनंद प्राप्त होता है वही रस है। और रस की जो परिकल्पना है सबसे पहले जो है आचार्य भरत ने प्रस्तुत की थी, वो नाटक के संदर्भ में उसकी व्याख्या की गई थी, और उन्होंने उसकी परिभाषा दी थी कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जो रस की विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जिस चीज़ की निष्पत्ति होती है वही एक तरह से रस है। तो रस के बारे में जो है वो मुख्य रूप से 4 दृष्टिकोण है। एक पहला ये माना गया है कि रस जो है कवि में होता है। दूसरा, कवि जिस पात्र की सृष्टि करता है रस उसमें है। तीसरा, जो व्यक्ति उस पात्र का रंगमंच पर अभिनय करता है रस उसमें माना गया है। और चौथा, रस जो है दर्शक में है जो नाटक देख रहा है।
तो एक तरह से जो भारत का जो रस सूत्र वाक्य है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, उसके 4 व्याख्याकार हैं मुख्य रूप से, जो भट्ट लोलट हैं, भट्ट शंकुक हैं, भट्ट नायक हैं और अभिनव गुप्त हैं। तो इन चारों ने जो है अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर वो एक तरीके से उन्होंने रस सिद्धांत की व्याख्या की है। आइए अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि रसानुभव कैसे होता है। रस जो है, रस का अनुभव व्यक्ति नाटक पढ़ते समय, देखते समय या किसी भी पाठ्य को या किसी भी रचना को पढ़ते समय उसका अनुभव वो कैसे करता है। तो अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जो आचार्य भरत ने सिद्धांत दिया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। तो एक तरीके से अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति अर्थात रस का निकलना या रस का अनुभव होता है। अस्थायी भाव 2 तरह के होते हैं। एक तरीके से अस्थायी भाव जो है भाव जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी। अस्थायी भाव देर तक टिकने वाला भाव है और अस्थायी भाव जो है वो देर तक नहीं टिकता, यह एक तरीके से आने जाने वाला भाव है। अस्थायी भाव जो है मूल रूप से 11 माना गया है, लेकिन एक्चुअली वास्तव में आचार्य भरत मुनि ने 9 रसों की चर्चा की है। तो बुनियादी महत्व अस्थायी भाव का जो है एक तरीके से बुनियादी महत्व है और रस एक तरीके से अस्थायी भाव का ही साहित्यिक नाम है। तो अस्थायी भाव है हास। तो वो हास से जो रस की निष्पत्ति होती है उसे हम हास्य कहते हैं। शोक अस्थायी भाव है, उससे जो रस की निष्पत्ति होती है वो करुण रस है। क्रोध अस्थायी भाव है, वो क्रोध से रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। रति या प्रेम से श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। उत्साह या जोश का संबंध जो है वीर रस से है। जुगुप्सा या घृणा का संबंध विभत्स रस से है। भय का संबंध जो है भयानक रस से है। विस्मय जिसे हम कौतूहल के नाम से जानते हैं, उसका संबंध जो है वो अद्भुत रस से है। वैराग्य का संबंध जो है वो शांत रस से है। और भगवत विषयक रति, भगवत मतलब भक्ति रस या माधुर्य रस, इसका भगवत विषयक रति का जो अस्थायी भाव है उसका संबंध भक्ति रस या माधुर्य रस से माना गया है। वात्सल्य भाव अस्थायी भाव है जिसका संबंध वत्सल रस से माना गया है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि विभाव है क्या। विभाव एक प्रकार से अस्थायी भाव जगाने का आलंबन है या आधार है, जो भाव की अनुभूति करा दे, वही विभाव है। विभाव एक तरह से ऑब्जेक्ट को कहते हैं। विभाव किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट को। तो यदि किसी प्रिय पात्र को देखकर किसी के भीतर प्रेम पैदा होता है तो वह पात्र विभाव है। जिसको देखकर क्रोध, हंसी, शोक की उत्पत्ति होती है वह उसका विभाव है। ये तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर दुष्यंत के मन में शकुंतला को देखकर कोई प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, तो जिसके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ वो आश्रय होता है और जिसको देखकर प्रेम का भाव जागृत हुआ वो आलंबन है। तो शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में यदि प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है तो दुष्यंत वहाँ आश्रय हैं और शकुंतला वहाँ आलंबन है। तो विभाव जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। अनुभाव क्या होता है? जो अस्थायी भाव का अनुभव करा दे वह अनुभाव है, या अस्थायी भाव के पीछे पीछे जो भाव आते हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। अनुभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कायिक और दूसरा सात्विक। कायिक मतलब काया से, मतलब शारीर हाव भाव से जो उत्पन्न हो वो एक तरीके से कायिक अनुभव है, काया से उत्पन्न। और सात्विक भाव जो सहज उत्पन्न हो तो उसे हम सात्विक भाव कहेंगे। संचारी भाव का क्या अर्थ है? संचारी सम जोड़ चारी, अर्थात एक जगह नहीं टिकने वाला, संचरण करने वाला भाव। तो संचारी भाव की संख्या जो है एक तरह से 33 मानी गई है।
अगली क्लास में हम लोग काव्य शास्त्र के कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग गुण वगैरह के बारे में बात करेंगे, थोड़ा अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो रीतिकाल हमारा पढ़ने में मदद मिलेगी और रीतिकाल पढ़ना हमारा ज़्यादा सार्थक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।